बार जैसे कि ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन, जी सो टॉपिक जैसे बताइए। ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन व्हाट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरी, तो कुछ ये वाला इस टाइप का टॉपिक देखिए चल सकता है क्या? देखिए आप जो भी टॉपिक लें, आप जितने जिन भी बच्चों ने कुछ टॉपिक सोचे हैं, चैट बॉक्स में प्लीज जरा उसको लिखना स्टार्ट करें कि कौन कौन से टॉपिक्स वो सोच रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी एक टॉपिक बताया कि रोल ऑफ द लाइब्रेरीज इन द ड्यूरिंग द पेंडेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, यस यू मे टेक, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हेनेवर यू अब मैं सभी से चाहूंगा कि जो भी टॉपिक्स किसी के दिमाग में जिन्होंने सोचे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उनको देखते हुए आपको मैं उसको थोड़ा गाइड कर पाऊं कि आप किन टॉपिक्स अच्छा सर। किस तरीके से आप बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ओके। तो ओके। आज अभी मैं इसी पे चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो ये क्या कहते हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस आई, कुछ आवाज आई थी क्या? तो मुझे लगा कि कुछ। नहीं अच्छा, नहीं सर। ओके। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी व्हाट इज एक्चुअली बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है पहले कि व्हाट इज रिसर्च। ठीक है, हम ये जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, हाँ जी। या हम लिख रहे हैं सेमिनार पेपर, these ओके। both things are related to the research, whether अच्छा। irrespective of their types of different types of research। ठीक है, आप उसको शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं, आप बड़े रूप में लिख रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च मीन्स यू जो कुछ ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसकी ओके। पुनः खोज करना। री ओके। री सर्च में आर ई के बाद में एक आप उसको अच्छा उसको जी। उसको डिवीजन कर दीजिए। रिसर्च टर्म इज ओनली, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि रिसर्च खोज ओके। क्या है, क्या खोज करनी है। हिंदी में आपको खोज वर्ड दिया, खोज क्या करना है। ठीक है, तो रिसर्च में आर ई मीन्स री और सर्च मीन्स खोजना। यानी जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपके चारों ओर है, उसमें से पुनः उस खोजने की प्रक्रिया ही रिसर्च कहलाती है। समझ रहे हैं आप? तो जो चीज रिसर्च है मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट इज आल्सो ए रिसर्च वर्क, योर डेजर्टेशन इज आल्सो ए रिसर्च वर्क, योर सेमिनार इज आल्सो योर समहाउ इज रिसर्च वर्क। मीन्स सेमिनार में क्या होता है? सेमिनार में आप पहले जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास करिकुलम है, जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास नॉलेज है, उसको आप पढ़ते हैं और उसमें से आप न्यू इंटरप्रिटेशंस, न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं। एंड सेमिनार इज द प्लेटफॉर्म वेयर you present your new knowledge या new interpretations of the old knowledge in the form of some paper, your research paper। ठीक है, उसको आप प्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपने जो कुछ रिसर्च करी उसका एक आउटलुक बनाया, उसको आप वहां पे प्रेजेंट करते हैं विद इन 4 to 5 मिनट्स, कई बार विद इन 10 मिनट्स। इट डिपेंड्स सेमिनार टू सेमिनार एंड उनके वेरिएशन के ऊपर निर्भर करता है। तो पहली चीज इस वहीं से निकली है कि व्हाट इज रिसर्च। मीन्स आपको जो भी आपने टॉपिक लिया वो अपने में ही आपको खोजना है, उसको पुनः उसी के अंदर आपको चलना है और रूट कॉज पे चलना। इस वाले टॉपिक में पूरी क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए, सारा एक मतलब प्रॉपर अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ना, उसमें जी और नॉलेज गेन करना बिल्कुल है, बिल्कुल, उसमें परफेक्ट होना। क्या टॉपिक्स ऑलरेडी क्या क्या उसमें दिया गया है, कितने लोगों ने उस पर ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। ठीक है, तो बॉस जब आप बड़ी रिसर्च करते हैं, पीएचडी लेवल की रिसर्च करते हैं या कोई एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें आप अपना एक स्कोप डिसाइड करते हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, हर चीज को करने का कोई ना कोई कारण होता है। हाँ जी। तो आपका जो भी टॉपिक चुनेंगे उसका कुछ इंट्रो पार्ट देंगे आप, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, आपका उद्देश्य होगा आपका कि आप क्यों करना चाहते हैं उसे, जो नीड एंड पर्पस क्या है उसकी, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क क्या है उसका, आप क्यों करना चाह रहे हैं उसका वास्तव में सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए ना, तभी आप कर रहे हैं उसको। अदरवाइज हाँ देयर जी। इज नो यूज। अगर किसी की सिग्निफिकेंस नहीं है तो आप उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ तो जी सर। आपको
जो भी कोई काम करेंगे उसकी ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। हम्म, जब आप ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे, हम्म, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे अपने 2 3 4 5, तो हम्म, उन्हीं ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं? सपोज आपने आपने टॉपिक लिया लाइब्रेरी सर्विसेज ड्यूरिंग पेंडेमिक हाँ, पीरियड, ठीक है, ओके, पेंडेमिक एनवायरनमेंट, हाँ क्योंकि जी, उस हाँ वक्त जी, लॉकडाउन था। हम्म, तो उस वक्त लाइब्रेरी की जो सर्विसेज थी वो किस प्रकार दी गई, हम्म, आपका ये है। नाउ हम्म, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दिस टाइटल? अब आप क्या उसमें देखना चाहेंगे, क्या स्टडी करना चाहेंगे उसमें? तो आपको अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे। क्या? टू आइडेंटिफाई द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरीज, हम्म, ठीक है। हम्म, एक ये आप देखना चाह रहे हैं उसमें कि वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा, हम्म, टू आइडेंटिफाई द यूजर्स नीड, है, यूजर्स हाँ, की नीड क्या हो सकती है, या टू हम्म, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूजर्स ड्यूरिंग हम्म, पेंडेमिक एनवायरनमेंट, यस सर, ठीक है। यस सर, मतलब आपको ये ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे 3 4 5 6। और जब वो 5 6, और कोशिश की जाती है कि स्टार्टिंग में आप 5 6 7 8 9 10 ऑब्जेक्टिव बनाएं, और फिर देखें कि उसमें से कौन कौन से आप सस्टेन रख पाते हैं, किस पर आप काम कर पाते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग करना हो। अब सबसे पहले आओ टॉपिक पे। टॉपिक स्पेसिफिक होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ओके कोई सर, एम्बिग्यूटी नहीं। जो काम आप करना चाहते हो वो उसके अंदर क्लियर कट नजर आना चाहिए। जैसे ये टॉपिक था आपका कि लाइब्रेरी सर्विसेज ड्यूरिंग पेंडेमिक पीरियड। अब इस टॉपिक में पेंडेमिक एनवायरनमेंट का जिक्र हो गया, ठीक है, लाइब्रेरीज का जिक्र हो गया, ठीक है, बट ये अभी जिक्र नहीं हुआ कि किस टाइप की लाइब्रेरी के ऊपर आप ये करना चाहते हो। एकेडमिक लाइब्रेरी है या कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी पब्लिक में, है, स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो टॉपिक में स्पेसिफिक, ब्रॉडर से नैरो की तरफ जब हम जाते हैं, हाँ बिल्कुल जी, स्पेसिफिक, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए, एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए टॉपिक, कोई उसमें अच्छा, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, आपने उसका ओके स्कोप सर, दिया क्या, उसके बाद जब ऑब्जेक्टिविटी आपने टॉपिक किया सूट, पहले आप ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी लेके अपने एक अपने सब्जेक्ट का कोई टॉपिक चुना, जैसे फिर कि, उसके बाद ओके, आप नीचे बढ़े, ठीक है। आपने उसकी ओके सर, ऑब्जेक्टिविटी बनाई कि आप उस पर क्या काम करना चाहते हैं। उस ऑब्जेक्टिविटी के बाद में फिर आप ये देखेंगे कि उस ऑब्जेक्टिविटी के अंदर एक्चुअली रियल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम यू, उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है जिसके ऊपर आप काम करना चाहें, कि क्योंकि जब आप कोई काम करेंगे तो इसलिए करेंगे ना, क्यों करना चाहते हैं, वाई, ठीक है। तो वाई में मीन्स कि उस काम में आपने प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रही कि लाइब्रेरी तो बंद थी, बट हाँ जी, हाउ द यूजर्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, हाँ जी सर, ठीक है। ये उसकी प्रॉब्लम हुई ना कि भाई उन्होंने किस प्रकार उनको उनकी जरूरतें उनको उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई, ठीक है। तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूजर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक दिस, एनवायरनमेंट, ठीक है। वो आपकी उसकी प्रॉब्लम हुई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपको फॉर्मुलेट करोगे, आप लिखोगे, अच्छा, लिखोगे उसे। आप जब लिखोगे तो आपको वहां से क्लैरिटी आनी शुरू होगी, और जब आप ये लिखेंगे क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में कि यस दिस इज द टॉपिक, टॉपिक मैंने ये लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ये है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से ही टॉपिक निकलता है, ठीक है। लेकिन हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को दिया जाता है वो थोड़ा सा बिगर रूप में, तो वहां से आपका टॉपिक भी निकलता है जनरली। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपको है, कोई प्रॉब्लम आपको समझते हो कि ये है, तो उस टॉपिक का जब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। हाँ जी सर, इफ इफ प्रॉब्लम इज एग्जिस्ट देन देयर दीज टेंटेटिव सॉल्यूशंस कोई आपके दिमाग में होंगे। तो हम एक हाइपोथेसिस भी तैयार करते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशंस इसके ये हो सकते हैं, मींस एजम्पशंस हाँ जी सर, इन एडवांस। जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपने बनाई, डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिव पर बेस होकर हम कुछ हाइपोथेसिस तैयार करते हैं कि जी इसका ये टेंटेटिव समाधान हो सकता है, ओके, यस सर, यस, ठीक है। दिस इज हाउ द सिनॉप्सिस गो फर्दर, मतलब वो ड्राफ्टिंग की मोड में आगे बढ़ता है,
ठीक है। ओके। तो जब हमने टॉपिक सोचा, टॉपिक से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से टॉपिक निकला, हम्म। इंट्रो पार्ट उसका दिया, इंट्रो जी। पार्ट ऑब्जेक्टिविटी बनाई, हाँ जी। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बन गए, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपने दे दिया, नीड एंड पर्पस या सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आपने दे दी। ये सिग्निफिकेंस और ये कहाँ से निकलेगा? यू हैव टू गो विद द लिटरेचर सर्वे। तब आपको जरूरत पड़ेगी कि ऑलरेडी कितने लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे हैं या अपनी रिसर्च करी है, या उन पे कोई बुक के अंदर कुछ लिखा है या कुछ लिखा है, उसको रिव्यू करेंगे आप। आपका काम होगा उसको खोजना कि इन टॉपिक से रिलेटेड कितने आर्टिकल लिखे गए हैं। उन आर्टिकल्स को पढ़ के आप उस पर अपना रिव्यू देंगे। उस रिव्यू में क्या देंगे? वो टॉपिक किसने लिखा, लिखा, कब पब्लिश हुआ, किसमें पब्लिश हुआ, और उसके बाद में आप ये देंगे कि वो टॉपिक जो है उसमें उनने किस प्रकार रिसर्च करी, मेथोडोलॉजी उसकी क्या थी, और उसने क्या रिजल्ट उसने पाया, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी। उसको आप रिसर्च उसकी एक पैराग्राफ के उसके अंदर आप उसे दोगे। यानी अगर आपने 10 या 12 आपने करी, सिनॉप्सिस में हम 10 या 12 आमतौर पे 7-8 से लेकर 10-12 तक की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप लोग इतना मतलब कि 8, 10, 11, 12, 15 के बीच में आप अपनी लिटरेचर रिव्यू जरूर करें, जो कि प्रोमिनेंट किसी रिसर्च जर्नल में से ही हो, ठीक है, या कोई बुक में से भी। हाँ तो जी, एक्सक्यूज मी सर, आपको जी मतलब प्रैक्टिकली उस चीज को देखना है, कहीं पे वो जी रिसर्च जी हुई हो बिल्कुल उससे बिल्कुल, रिलेटेड। वो आपके पास वो पढ़ना है, देखना ही ओके। नहीं है, पढ़ना है। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस व्यक्ति ने वो, उसका जब पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे कि हाँ जी। उसने ये हाँ जी। प्रॉब्लम कैसे ली, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था रखा उसने, उसकी स्टडी में उसने क्या किया, कैसे उसने रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करी, कैसे उसने अपना डाटा को अरेंज किया, फिर एनालाइज किया, उसकी फाइंडिंग्स क्या है। तो ओके। आपको इस तरीके से जब 8-10 आर्टिकल्स आप पढ़ लेते हैं और उसको रिव्यू कर लेते हैं, उनके एब्स्ट्रैक्ट से पता लग जाता है, उनके उससे पता लग जाता है, तब आपको ये एक एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मीन्स कि जो आपने टॉपिक लिया है, वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ली हैं, जो ऑब्जेक्टिव बनाई हैं, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अदरवाइज आप लिटरेचर रिव्यू से निकल के आता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी में कुछ चेंज करना है तो आप वो चेंज कर लेंगे, आपको जो और जो उसमें वो करना है वो कर लेंगे। जब ऑब्जेक्टिव और ये आपकी लिटरेचर सर्वे जब आप कर लेते हैं, तब आपको डिसाइड करना होता है अपना स्कोप ऑफ द वर्क। ठीक है, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करने नहीं जा रहे हैं, आपको एक उसे स्पेसिफिक किसी किसी दायरे में लाना होगा, किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के उसमें लाना पड़ेगा। ये नहीं कि एकेडमिक लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं तो अब यहाँ तो पूरे इंडिया में बहुत सारी एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं, वर्ल्ड की बहुत सारी एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं। तो आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, उसका स्कोप डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम देते हुए, किसी वो डीयू की है तो डीयू की, पब्लिक लाइब्रेरी है तो पब्लिक लाइब्रेरी, या कोई इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी है तो वो पर्टिकुलर केस स्टडी भी आप उसको दे सकते हो। तो आपको स्कोप में उसको एक मिनिमाइज एक करना पड़ेगा, स्कोप डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप स्कोप डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये काम इतने में करना है, ठीक है, तो स्कोप करने के बाद में जब आप, अब आपके 3-4 चीजें डिसाइड हो गई, क्या? पहला टॉपिक, जो लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको क्लैरिटी आई, ऑब्जेक्टिविटी आपने बनाई, ऑब्जेक्टिव तैयार किए कि टू आइडेंटिफाई द भाई प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूजर, चाहे वो दोनों पार्ट के हो सकते हैं, आइदर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी स्टाफ और द यूजर्स। ठीक है, तो डिफरेंट वो भी हो सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरीज, ठीक है, to identify the information seeking behavior of the एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द यूजर। बहुत सारे लोग हैं, आप उसमें से किसी का भी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कर सकते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि आपका, आप उसमें क्या करना चाहते हैं। आप टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई, एक्सप्लोरेटरी स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्या कर देखना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये अपने ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं। जब ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं वो फिर स्कोप बनाना पड़ता है। ठीक है, स्कोप डिसाइड करना होता है कि आप अपना काम ऐसे करेंगे। स्कोप के बाद आपको अपनी अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ली है तो आप हाइपोथेसिस भी देते हैं। ठीक है, कि हमारी टेंटेटिव हाइपोथेसिस ये होंगी। लेकिन अगर आपने हाइपोथेसिस ली हैं तो उनको फिर प्रूव भी करना होता है। ठीक है, आइदर वो रिजेक्ट करोगे या आप उसे वो करोगे
तो वो रिसर्च का पार्ट हो जाता है। और रिसर्च के पार्ट में मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो मैं अपने ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फिर बहुत सारे, क्योंकि उसके साथ कुछ सारे टेस्ट होते हैं, देर आर सो मेनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर देयर जो आपको करने होते हैं, चाहे आप उसको एसपीएसएस के माध्यम से करें, चाहे आप उसको और कहीं से करें। बट आपके केस के लिए, क्योंकि हमने इसको प्रोजेक्ट का नाम दिया है, तो आप उसको उतना डीपली ना जाकर आप हाइपोथेसिस ना भी दें तो चलेगा, क्योंकि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए जाते हैं। और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने का मतलब है कि अपने काम को आप और फर्दर बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि उससे फिर आपको टेस्ट को उसको टेस्टिंग मोड में भी ले जाना पड़ेगा, तो एक दायरा बढ़ जाता है। और वो ये सब काम, तो अभी मैं उससे जुड़ के आगे बढ़ता हूं। तो आपके अब दो काम हो गए क्या, अगर हाइपोथेसिस तैयार किया तो वो, अगर आपने प्रॉब्लम ली है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी आप लेंगे, तो हाइपोथेसिस भी लेंगे आप। हाइपोथेसिस लेने के बाद में अब आपने जब ये कर लिया, अब आप देखेंगे कि आप अपनी रिसर्च डिजाइन कैसे करेंगे, रिसर्च को किस प्रकार करेंगे, क्या मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लेंगे कि आप अपनी, अगर ये सर्वे भी, ज्यादातर आपकी जो रिसर्च होती है वो 2-3 प्रकार की होती है, या तो प्योर रिसर्च तो हम कर नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है, सर्वे बेस्ड रिसर्च है आपकी, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो आप कोई सर्वे करेंगे। अब अगर सर्वे करेंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर पे या लाइब्रेरीज का या किसी और उसका, तब आपको वो जो सर्वे करेंगे वहां से डाटा किस प्रकार आप कलेक्ट करेंगे, या तो आप देर आर 3 वेज, अगर आप इंटरव्यूज लेंगे या क्वेश्चनेयर तैयार करेंगे या ऑब्जर्वेशनल मेथड से करेंगे, या वहां के सेकेंडरी मेथड, अगर कोई वहां पर डाटा रिकॉर्ड्स है तो आप वहां से कुछ वो निकलवाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि पुराने जितने भी वो आपके हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, ये सब चीजें आप करेंगे इन माध्यम से, 3 चीजों से। तो आप सर्वे मेथड में ये लिखेंगे कि हम क्वेश्चनेयर के माध्यम से या ऑब्जर्वेशन माध्यम से या उसके हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये रिसर्च मेथड में लिखेंगे। तो रिसर्च मेथड में एक क्वेश्चनेयर तैयार करने की प्रक्रिया होगी कि हम वी फॉर्मुलेट द क्वेश्चनेयर, भाई एक सर्वे मेथड से हम ये कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर हम बनाएंगे, अब क्वेश्चनेयर बनाओगे तो कितने लोगों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है वहां की, तो एक सैंपल पॉपुलेशन के ऊपर काम किया जाता है। हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट को हम ये कहते हैं कि आप मिनिमम 100 लोगों के सैंपल साइज रखें। सैंपल साइज मींस आप वो जो क्वेश्चनेयर बनाएंगे, प्रश्नावली बनाएंगे डाटा इकट्ठा करने की, वो आपको कम से कम 100 लोगों को बांटनी है। 100 लोगों से आप लेंगे तो आपका सैंपल साइज क्या हो गया, आपका 100 हो गया। 100 लोगों से जो डाटा इकट्ठा करोगे, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसके 3 पार्ट हैं। हाउ यू, आपने क्या मेथड अपनाया, दूसरा आपने डेटा कलेक्ट किया, जो सर्वे मेथड का क्वेश्चनर फॉर्मुलेट किया, क्वेश्चनर फॉर्मुलेट करके जो आपने डाटा कलेक्ट किया, आजकल आप पेंडेमिक एनवायरनमेंट में गूगल फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, आपने फॉर्मुलेशन अपने आप किया, उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, हाउ यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद में उस डाटा को इकट्ठा कर उसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, डाटा को इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे, वो सब देना होता है। डाटा एनालाइज्ड एंड हाउ यू प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट, वेरियस डायग्राम्स, और उनकी सहायता से आप उनको प्रेजेंट करेंगे। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। और उसी के अंदर बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस को जब आप देते हो तो उसका रेंडरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होगा, स्टैंडर्डाइजेशन क्या रखोगे, देर आर कौन सा साइटेशन स्टाइल यूज करोगे, तो उसमें आप एमएलए कर रहे हो, एपीए स्टाइल कर रहे हो, तो आप ज्यादातर अभी बीलिव में आप करके आए हो, एमएलए 7th एडिशन का करके आए हो, एमएलए का 8th एडिशन लेते हो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज एमएलए का कोई साइटेशन स्टाइल ले सकते हो, क्योंकि रेफरेंसेस जो दोगे तो उसका एक स्टैंडर्ड होगा। तो वो आप फर्दर रेफरेंसेस देते हैं, लास्ट में बिब्लियोग्राफी बनती है, आपको वो देना है, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट हो गया। रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट में आप क्या क्या दे रहे हो कि आप मिक्स मेथड कर रहे हो, अगर क्वालिटेटिव स्टडी है या क्वांटिटेटिव स्टडी है आपकी, या मिक्स है, रिसर्च की जो टाइप्स होती हैं उसमें क्वालिटेटिव स्टडी है या क्वांटिटेटिव है, तो आप क्वेश्चनियर फॉर्मुलेट कर रहे हो तो आपकी
क्वांटिटेटिव भी है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो क्वालिटेटिव भी हैं। तो आप मिक्स मेथड से ये अपना रहे हो, इसके अंदर फॉर्मुलेट करके और आप उसको डेटा प्रेजेंट करेंगे, वो आप वेरियस फॉर्म्स, गूगल की टेबल्स और उसके द्वारा करेंगे। और जो भी इंटरप्रिटेशंस करने के बाद जो फाइंडिंग्स आएंगी आपकी, उनको आप जो फाइनल टेंटेटिव आपके चैप्टराइजेशन होंगे प्रोजेक्ट के, वो क्या होंगे, मींस पहला चैप्टर में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा, पांचवे में क्या होगा, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, वो आप वहां पे देते हैं। इस प्रकार आपका एक प्रोजेक्ट का वो बनता है। और लास्ट में आपकी मेजर फाइंडिंग्स के, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फाइंडिंग्स क्या होगी, ठीक है, और उसका फ्यूचर यूज क्या होगा, ये हम सिनॉप्सिस में देते हैं। तो सिनॉप्सिस क्या हुआ? सिनॉप्सिस इज ओनली एन प्रपोजल या ब्लूप्रिंट ऑफ योर रिसर्च, मींस कि वो आप जो प्लान कर रहे हैं, जो आप करेंगे, उसी को आप सिनॉप्सिस में देते हैं कि दिस इज माय टॉपिक, दिस इज उसका इंट्रो, ये मेरा उसका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा स्कोप है, ये मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। नीड एंड पर्पस दे रहे हो तो वो दे दिया सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए, लिटरेचर सर्वे उसके अंदर दिया जाता है। और आपका कंक्लूजन एक आपका टेंटेटिव चैप्टराइजेशन देते हैं, और टेंटेटिव चैप्टराइजेशन के बाद में एक कंक्लूजन पार्ट में आप कंक्लूड की हाउ विल यू कंक्लूड, मींस कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एक अपना वो ये आपका सिनॉप्सिस। ये सिनॉप्सिस इज अ टाइप ऑफ प्रपोजल। तो ये आप समझ गए होंगे, सिनॉप्सिस बहुत बड़ा नहीं होता, 3 से 5 पेज के अंदर लोग बना देते हैं, कई बार 4 से 5 पेज में बना देते हैं, कई बार 5 से 7 पेज में बना देते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा नहीं होता, ये टाइप्ड होना है। अब जैसे यहाँ पे बच्चे दे रहे हैं, यहाँ पे 3 टॉपिक मैं देख पा रहा हूँ। एक देख पा रहा हूँ ई लर्निंग इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक देख पा रहा हूँ एडवांटेज ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ और लाइब्रेरी डेवलपमेंट, ठीक है। एक देख पा रहा हूं मैं तुम्हारा पेंडेमिक वाला डेजर्ट, एक देख पा रहा हूं डेजर्टेशन ऑन डिजिटल लाइब्रेरी एंड चैलेंजिंग एस्पेक्ट ए स्टडी, ठीक है। अब डिजिटल लाइब्रेरी एंड चैलेंजिंग एस्पेक्ट ए स्टडी, तो आप इसमें जो भी टॉपिक आप ये ले रहे हैं, अब जैसे इन्होंने लिखा है एडवांटेज ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ ऑन लाइब्रेरी डेवलपमेंट, ये एक प्रकार का टॉपिक ऐसा है कि ये इस यहां से ये क्लियर नहीं हो रहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एडवांटेज को एक्सप्लोरेटरी स्टडी के रूप में लेना चाह रहे हैं, भाई ट्रेंड स्टाफ अगर है तो उसका तो होगा ही, तो यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट यू गोइंग टू, भाई आप तुम क्या करना चाहते हो इसमें। तो एडवांटेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ की जगह आप ये रख सकते हो द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेंड स्टाफ, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेंड स्टाफ, ट्रेंड लाइब्रेरी स्टाफ, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेंड लाइब्रेरी स्टाफ ऑन लाइब्रेरी डेवलपमेंट। अब वो लाइब्रेरी डेवलपमेंट कौन सी लाइब्रेरी, कोई एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम दे दो, वहां पे उसकी स्टडी कर लो। इसको आप ये भी कर सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट, इनकी स्टडी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स या स्टडी ऑफ ये जो ट्रेंड स्टाफ की इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, मतलब कि लाइब्रेरी प्रोफेशन की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्लस आईसीटी स्किल्स कितनी है उसके पास, तो आप ये भी स्टडी कर सकते हो, स्टडी ऑफ आईसीटी स्किल्स अमंग द लाइब्रेरी स्टाफ, ठीक है। कौन सी लाइब्रेरी में इन क्या कहते हैं केस स्टडी ऑफ एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम दे दो। तो यही चीज आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके आप टॉपिक को बना सकते हो। एक इन्होंने टॉपिक दिया ऊपर, एक टॉपिक इन्होंने दिया है कि एक मिनट, कौन सा टॉपिक है ये, डेजर्टेशन ऑन डिजिटल लाइब्रेरी एंड चैलेंजिंग एस्पेक्ट, ठीक है। अब डेजर्टेशन आप दोगे पहले ही, तो डेजर्टेशन तो वो है ही, उसको हम टॉपिक में नहीं लेते हैं, हमें लेना है डिजिटल लाइब्रेरी चैलेंज, तो स्टडी ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी एस्पेक्ट। तो अब डिजिटल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में आज की डेट में एक वो है कि, तो आप ये लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ क्या कहते हैं चैलेंज, ये कर सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया, ये भी आप कर सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर स्टडी किया,
उसकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी किया कि वहां पे ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे आपके, टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज बाई कि हाउ डिजिटल लाइब्रेरी मूव कर रही है आगे, उनकी किस प्रकार की वहां पे कितने यूजर्स आपके डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हैं। आप उस तरफ भी जा सकते हो कि एक पर्टिकुलर, सपोज आपने डिस्टेंस एजुकेशन में लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट को पकड़ा और आपका आपका जो टारगेट आपकी पॉपुलेशन होगी आपकी लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि वो डिस्टेंस एजुकेशन में पेंडेमिक एनवायरनमेंट में है। अब वो कहाँ से अपनी जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्सिया जो है वहां से करेंगे। तो डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास कौन सी उपलब्ध है आज की डेट में, तो डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स इन इंडिया, आप उसके ऊपर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो एक स्टडी कर सकते हैं, तो वो बन जाएगी आपकी इसके ऊपर। वहां पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या बनेंगे, टू आइडेंटिफाई द डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क्स, ठीक है, या लिंक्स इन इंडिया, ठीक है। उसके फिर आप उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर जाएंगे कि यूसेस ऑफ इन डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कितना हो रहा है अमॉन्ग द लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट एनरोल्ड इन इग्नू, ठीक है, या खाली एनरोल्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन एज वेल एज इन जनरल स्टूडेंट्स। तो आप वो कहीं भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो वो स्कोप में अपने आप आ जाएगा। जब आपकी फॉर्मुलेशन बनेगी, क्वेश्चनियर बनेंगे, वहां पर आप ला दोगे, इसको उस रूप में ले जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको कुछ ये समझ आ रहा होगा कि हम टॉपिक्स कैसे लेते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे, आप उसमें से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मैं 8-10 टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ, तो उसमें से आप अपने टॉपिक्स को थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके वो कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो आप उसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, और नहीं तो आप उसको सुन भी सकते हैं, लेकिन ये कि आप इसको जरा थोड़ा सा वो करें। मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए सोचे हैं जिनमें हेलो जी हेलो सर जी I want to sir, I have not made any topic, but I have thought a thing that library development in India. देखिए, लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया बहुत बड़ा टॉपिक है सर, लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया रिलेटेड टू कल्चर कैसा होगा? आप कर सकते हो रिलेटेड टू कल्चर इन द सेंस उसमें ये डाल देंगे कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज जो था वो, और द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, और रिलेशनशिप उसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ जो है वो कर सकते हो, उसे कर सकते हो, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब से। हाँ, बड़ा टॉपिक तो है सर। जैसे सिर्फ अगर शॉर्ट में किया जाए तो कल्चर को लेके, और जो बिल आया था जैसे 2013 में, द डिपॉजिट ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन इन लाइब्रेरी बिल बिल्कुल 2013, बिल्कुल तो बिल्कुल उसकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर लो। तो सर क्या वो सिर्फ बिल का स्टडी कर ले 2013 वाला लाइब्रेरी बिल्कुल डेवलपमेंट बिल्कुल वाला? बिल्कुल द इम्पैक्ट ऑफ बिल, या जो भी आपका ये बिल का नाम होगा उसका एब्रिविएशन करके, सर इम्पैक्ट वो ऑफ बिल 2013 में जो बिल आया ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज और इन एकेडमिक लाइब्रेरीज, ठीक है, आप उसको इस तरीके से इम्पैक्ट करके आप कर सकते हैं उस बिल के इम्पैक्ट। सर जो ये बिल आया था, द डिपॉजिट ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन इन लाइब्रेरी बिल 2013, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा में लाया गया था। तो बस इसका स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल इसका स्टडी कर सकते हो। इस बिल को उठा के आप 8-10 लाइब्रेरीज को कलेक्ट करके, या 3 या 4 लाइब्रेरी को कलेक्ट करके, वो किस तरीके से इस बिल का एग्जीक्यूशन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बिल ऐसा था कि 6 लाइब्रेरी उसमें, पब्लिक लाइब्रेरी जो है नेशनल लाइब्रेरी, उसको इंक्लूड किया था। द नेशनल लाइब्रेरी, द रामपुर राजा लाइब्रेरी, द खुदा बख्श ओरिएंट पब्लिक लाइब्रेरी, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऐसे करके और 2 लाइब्रेरीज थे। तो आप उसके ऊपर अपनी उसकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी बना सकती हैं, और उनकी वेबसाइट से जाके, आपको जाने की जरूरत नहीं है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप वहां से इंफॉर्मेशन को डाटा कलेक्ट कर सकती हैं। ओके सर। और रिसर्च जितना भी जो लिटरेचर रिव्यू पार्ट है वो आपके इससे रिलेटेड जितना भी इसका इम्पैक्ट ऑफ बिल्स ऑन द लाइब्रेरीज, या
सर्विसेज ऑन द सर्विसेज रिसोर्सेज डेवलपमेंट पॉलिसीज के ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू ले सकती हैं, उसका उसके साथ में लिंक कर सकती हैं। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। जी सर मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, तो ये टॉपिक सही है सर प्रोजेक्ट के लिए? बिल्कुल कर सकते हो। मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एज ए प्रोडक्ट। एज ए प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको लाइब्रेरी में वेरियस सर्विसेज दी जा रही हैं, उनकी Yes, sir. मार्केटिंग किस प्रकार हो रही है। हम्म, ठीक है, मार्केटिंग मींस, जहां मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, मार्केटिंग मींस कि यू हैव टू उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है। यस सर। ओके, उसकी फिर कॉस्टिंग में करके आप उसको उसको किस रूप में आप उसे मोनेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, हाउ द Yes. लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी अपना एक ये रिसोर्स जनरेट करने की तरफ दिशा में जो बढ़े, कि हाउ लाइब्रेरीज विल बिकम इंडिपेंडेंट थ्रू द मार्केटिंग टू द मार्केट देयर प्रोडक्ट, their marketing of their products. Marketing is only the promotions of the products. For what? For उसको selling point of view से, or to monetize that services or products. तो आप उसको उस रूप में ले जा सकते हो। ऑफ कोर्स ले जा सकते हो। आजकल कॉर्पोरेट लाइब्रेरी इस पर काम कर रही हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज में यही सब चल रहा है। अगर आप देखें कि एक तरफ गवर्नमेंटल लाइब्रेरीज हैं, एक तरफ आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं जो गवर्नमेंट फंड से या पब्लिक फंड से चलती हैं, और एक तरफ प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं। हाउ प्राइवेट लाइब्रेरी मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट कर रही हैं, हाउ दे आर रेजिंग देयर मनी बाय मार्केटिंग देयर सर्विसेज। तो आप उस पर कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, वेरी गुड सर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी भी हम टॉपिक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। मैनेजमेंट में आप ये भी कर सकते हो कि देयर आर वेरियस, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आप किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के ऊपर आप देख लें कि क्या वहां पे टोटल क्वालिटी ऑफ जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसके रूल्स हैं, जो उसके एग्जीक्यूशन के वो हैं, क्या वो वहां पे पूरे सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आप उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है जी, विमल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर। सर सिनॉप्सिस के लिए जो वो साइन करवाने थे सर, अलॉट हो गए, तो किससे कराएंगे हम साइन? इस वीक में मैंने देखो अभी एक्सप्लोर किया है, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है। ठीक है, उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं आई है मेरे पास। ठीक है, जैसे मैं आपसे रिमाइंड कराता हूं उनको कि तो मैं आप लोगों का, क्योंकि मुझे याद है कि आप लोग 30-32 लोग हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को 6 लोग कम से कम चाहिए। ठीक है, जो आपको गाइड बन सके। ठीक है, कि एक गाइड कम से कम 5 लोगों को करा सकता है। तो मैं ट्राई करूंगा, मैं जल्दी करता हूं, मैं इस वीक के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ गाइडों की व्यवस्था हो जाए। लेकिन मीनवाइल आप अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको सोचें, और जो मैंने आज ये बताया कि इसके टॉपिक्स पे काम करें। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये लेट हो जाएगा आपका। मेरा ये मानना है। हेलो जी हाँ, यस निखिल सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, मुझे पूछना था, जैसे मैं समरी कुछ पढ़ी थी, मतलब 3-4 मैंने समरीज अभी तक पढ़ी, तो उसके अंदर रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा दे रखे हैं एट द एंड ऑफ द समरी, तो उसमें रेफरेंसेस दे रखे हैं, तो हम रेफरेंसेस किस चीज़ के डालेंगे? देखिए, रेफरेंसेस आप केवल जो आप डालोगे, रेफरेंसेस जो आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं जो चूज करेंगे। सपोज आपने लिटरेचर रिव्यू करने के लिए 10 आर्टिकल आपने लाए, जी सर, तो वो 10 आर्टिकल को आप रेफरेंसेस में देंगे अपने। नंबर 2, आपने इंट्रो पार्ट दिया तो वो कहीं से तो लिया होगा, किसी बुक में से तो पढ़ा होगा। जी, तो जो भी बुक रेफर करी आपने, वो भी आपकी बिब्लियोग्राफी में देनी है आपको। कहीं से इंफॉर्मेशन आपने नेट से लिया, गूगल से लिया या गूगल स्कॉलर से लिया या आपने कहीं और से लिया, तो वो भी आपको इंटरनेट या वेबसाइट अपने रेफरेंसेस में देनी होगी। ओके सर। ठीक है, तो ये सब जरूरी पार्ट है।
सर एक चीज़ और थी कि जैसे अभी ये आपने मतलब आपने नहीं, सॉरी सर, पर ये जो ये क्लास चल रही है ना अभी सर, ये बहुत लोगों से ज्वाइन हुई नहीं है, तो इसके लिए प्लीज़ आप वो इसकी भी रिकॉर्डिंग प्लीज़ मैं दे दीजिएगा। ओके, मैं लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है मेरे पास? तो मैं जितने लोग आ रहे हैं मैं ज्वाइन करा रहा हूँ। 31 नहीं स्टूडेंट्स इस सर, वक्त ज्वाइन है। मेरे पास 5 लोगों के आए हैं, उन्होंने क्यों कह रहे हैं कि वो मेरे को ब्लॉक कर दिया गया है या कोई नहीं नहीं, एक्सेस कोई नहीं कर ब्लॉक पा नहीं रहा किया हूँ। गया है, उनसे कहो वो रीट्राई करें। वो कई बार होता ये है कि एक साथ दो लोगों ने जो कई बार एक साथ कई लोग आते हैं, जी तो उसमें वो एक का ज्वाइन हो गया, एक का रह गया। मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, इस वजह नहीं होता। कोई नहीं ठीक सर, है। वो तो मैं फिर वो जो वीडियोज़ हैं वही उन्हें वो कर हाँ दूंगा। हाँ, जी जी, मैंने शुरुआत तो मैंने रिकॉर्डिंग मोड में डाल तो दिया है ये, तो हो जाएगा ये। ठीक है। ओके। हाँ, सर एक और सर क्वेश्चन। अगर हम मैनेजमेंट लाइब्रेरी में रिसर्च करने जाए तो हम किस टाइप के क्वेश्चन पूछें? मैनेजमेंट लाइब्रेरी में आप हाँ देखिए, जी। मैनेजमेंट आप क्या देखना चाह रहे हैं? देखिए, मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट वो है। मैनेजमेंट में आप अपना Nikhil, please kindly एक्विजिशन, switch off your microphone. एक एक Nikhil, I करके, am just particularly saying to Nikhil, kindly please switch off your microphone because echo हो रहा है रूम में। निखिल ने स्टॉप कर दिया। ओके गुड। किसका पूछ रहा हूँ मैं? मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी रिसर्च। मैनेजमेंट, ओके। आपने कहा मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी। अगर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी की हम बात जैन करें, सर नमस्कार। जैन सर, हाँ ताशी ताशी, हाँ अरे तुम बहुत दिनों बाद नजर आए भाई। सॉरी बढ़िया। सर, लास्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। हाँ तभी मैंने कहा लास्ट बैच में थे, तो काफी हाँ समय बाद नजर आए। एनी हाउ, यस जैनब, मैं तुम्हारा आंसर कर रहा हूँ। यस। जैनब, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, अगर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, तो मैनेजमेंट के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। जी सर। इसमें एक्विजिशन सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन है, लाइब्रेरी का ऑटोमेशन सेक्शन है कि आप लाइब्रेरी के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो हाउ विल यू आर मैनेजिंग, या इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑन लाइब्रेरी, हाँ उस पर आप कर सकते हैं। या आप उसका एक क्वालिटी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक जो भी लाइब्रेरी की एक क्वालिटी है, उसके पैरामीटर्स बना के उसको एसेस कर सकते हैं कि भाई लाइब्रेरी इस भाई मैनेज अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है। दूसरा, लाइब्रेरी के टोटल क्वालिटी के जो मैनेजमेंट हैं, उन एस्पेक्ट्स को आप वहाँ पे उन पे आप स्टडी कर सकते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट में हाउ द लाइब्रेरी इज इनोवेटिवली डिजाइन देयर सर्विसेज एंड सस्टेनिंग देयर सर्विसेज। सपोज इनोवेशंस होते हैं, बट हाउ आर दे सर्वाइव, वो सस्टेन रख पा रहे हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वहां पे, उसको उसको आप कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले उनकी सर्विसेज किस प्रकार दी जा रही थी, और आज की डेट में कैसे दी जा रही हैं, और व्हाट चैलेंजेस एक्चुअली द लाइब्रेरियंस एंड द लाइब्रेरी स्टाफ आर फेसिंग इन चेंजिंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, आप इस पे कर सकते हैं। दीज ऑल आर द एस्पेक्ट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं। सर अगर हम इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट लाइब्रेरी पर टॉपिक बनाते हैं और हम इस पे रिसर्च करते हैं और उसके बाद हमारे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो हम उसमें प्रॉब्लम जो आती है, तो जो हमें फेस करने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो लिखने हैं, या फिर हम लाइब्रेरी में जो फेस करते हैं वो लिखने हैं? ये आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करेगा ना बच्चे, कि आप एक्चुअली टॉपिक से के बाद में आपका ऑब्जेक्टिव क्या रखा है आपने। सपोज आपने लिखा कि भाई मैंने कि इम्पैक्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर ए लाइब्रेरी है। ठीक है, सपोज आपने लिखा कि भाई इन सीआरएल की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन इन वो बोला है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट को आपको पैरामीटर्स कुछ बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में उन पैरामीटर्स को क्वेश्चनर के माध्यम से आप उसको करेंगे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव पहले बनेगा टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, या टू आइडेंटिफाई द वर्क्स विच आर भाई वो उससे कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को सस्टेन रख पा रहे हैं, या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे 3 4 5 6 कम से कम। 4 5 तो बनते ही बनते हैं, 5 6 बनते ही बनते हैं। तो वो आपको एक एक लाइन में अलग अलग वो करने पड़ेंगे, उसी पर बेस होकर आपके क्वेश्चन बनेंगे।
जो आपको बाद में प्रूव करना होगा, जिससे आपकी स्टडी बनेगी। सर एक सर और ये क्वेश्चन कंपलसरी है, सर ये कंपलसरी है कि हम डाटा एनालिसिस भी बनाए साइनॉप्सिस में? बिल्कुल नहीं, सिनॉप्सिस में डेटा एनालिसिस बनाना नहीं होता है बच्चे। ओके। सिनॉप्सिस में केवल कहा जाता है कि जो हम डाटा, सपोज आपकी सर्वे बेस्ड स्टडी है, तो सर्वे जी सर। बेस्ड स्टडी में जो डाटा आपको आएगा तो आप बोलोगे कि जी डाटा, भाई हमने क्वेश्चनियर के माध्यम से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, सैंपल साइज हमारा 100 होगा, सैंपल साइज 100 के बाद में जो डाटा इकट्ठा होगा, जो कलेक्टेड डाटा विल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ग्राफ्स, ठीक है, जो भी हैं उनके द्वारा हम उसको दिखाएंगे, वो प्रेजेंटेशन हुआ। और एनालिसिस तो उसी के बेस पे होगा, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिकल कुछ फॉर्मूले तो लगाने ही पड़ेंगे, टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तो मिनिमम उतना तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो आप MS एक्सेल, आजकल MS एक्सेल अपने आप में एक ऐसा टूल है कि जिसमें आप बेसिक एनालिसिस तो कर ही सकते हो, फिर वो कंपैरेटिव आप एनालिसिस अपने आप करोगे, जो डाटा इकट्ठा हुआ कि कितने लोगों ने क्या कहा, कितने लोगों ने क्या कहा, कितने लोगों ने क्या कहा, उससे आपने क्या पाया, ठीक है। सपोज आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के अंदर कि आर यू, कि भाई आर यू यूज दिस सर्विस, आपने एक यूजर से एक क्वेश्चनियर बनाया, उससे रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है, जिससे संबंधित है, आपने कोई क्वेश्चन किया सपोज, और वो आपने 100 लोगों में बांटा, 100 में से कुछ लोग लिखेंगे उसको क्वेश्चन, आप उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, उसमें एक में लिखेंगे, किसी ने लिखा होगा यस, किसी ने लिखा होगा नो, किसी ने लिखा होगा कि जी, अगर आपने लिखा कि आपने पैरामीटर्स बनाए होंगे ना कि भाई कितने 1 2 3 4 5 6, आमतौर पे इसके तरीके हैं कि आप 5 तरीके से ले रहे हैं या 6 तरीके से ले रहे हैं, तो उसमें अब वो आपको जब एनालिसिस करेंगे तो क्या करेंगे कि इतने % लोगों ने ये कहा, इतने % लोगों ने ये कहा, इतने % लोगों ने ये कहा, वो उसका एनालिसिस पार्ट हुआ, ठीक है। और अगर उसको मीन मीडियम निकाल के आप ये कहते हैं तो वो भी एक वो तरीका होता है। तो रिसर्च को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जो भी आपने पाया, यहाँ देना नहीं है अभी आपको, यहाँ सिर्फ बताना है कि किस प्रकार करेंगे सिनॉप्सिस में। ओके सर। हाँ, करोगे तो आप नमस्कार। प्रोजेक्ट में करोगे तो सर, प्रोजेक्ट। क्वेश्चन है मेरा सर मैं लास्ट बैच में कंप्लीट नहीं कर पाया ना, वर्क प्रेशर की वजह से, तो मैं क्या इस बैच में कंटिन्यू कर सकता हूँ सर, आपकी परमिशन हो बिल्कुल तो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कोई किसी को, जो भी टर्म एंड एग्जाम नाउ अब करने जा रहे हैं, हाँ जी मीन्स सर। की जुलाई में, हाँ जी। और पीछे क्लास नहीं ले पाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये जुलाई बैच वाले ही क्लास लेंगे। whosoever who is going to be appear in term and exam, जो कमिंग टर्म एंड एग्जाम आ रहा है जून में, उसमें जो लोग लेना चाहते हैं क्लास, मतलब एग्जाम देना चाहते हैं, वो ये क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर वो असाइनमेंट में जो सेमिनार वाला पार्ट है, तो सर उसका टॉपिक आप लोग असाइन करेंगे हमें या हम खुद चूज कर सकते हैं सर? देखिए, सेमिनार का वैसे मैंने इससे पहले बैचेस के अंदर तो मैंने स्टूडेंट्स को दे दिया था कि मैंने कहा यू चूज योर सेल्फ, क्योंकि इससे पहले के दोनों बैच ऐसे रहे थे, हमारे पेंडेमिक एनवायरनमेंट वाले थे, तो वहां पे हमने कह दिया था कि भाई टाइम ना तो हमारे पास इतना है, ना हम दे पा रहे हैं, ना आप लोग दे पा रहे हो, तो मैंने कहा था कि आप अपने सब्जेक्ट, अपने बुक में से ही कोई टॉपिक या जो आपको लगता हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि भाई इसको आप लिख सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो उस टॉपिक को आप अपने आप ले लें और अपने आप लिख लें और अपने आप करके आप हमें दे दें, जो भी आप हमें दोगे वो आपको प्रेजेंट कर देना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन हम उसको इवेलुएट करके उसके मार्क्स भेज देंगे। ये मैंने पिछले 2 बैच के साथ किया है, ठीक है। बट एक्चुअली सेमिनार का मतलब ये होता है कि हम आपको एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक्स देते हैं, उसकी सब थीम्स देते हैं, और पूरे ग्रुप को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सपोज 35 स्टूडेंट्स हैं, तो 35 स्टूडेंट अगर सेमिनार को देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 35 बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और उनको 2 थीम दे देंगे, ठीक है। 2 थीम के अंदर सब थीम भी होते हैं कि कोई बच्चे ने को जो भी टॉपिक दिया उस टीम उसके तहत काम किया। जैसे मैंने एक टॉपिक दिया कि भाई ओवरऑल आप दोनों ग्रुप के लिए एक कंबाइंड टॉपिक है बड़ा, लेकिन उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो 2 ग्रुप में बांट दिए। जैसे अब पेंडेमिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने अभी चर्चा करी थी प्रोजेक्ट के बारे में, मैं ये कहता हूं कि ड्यूरिंग कि भाई स्टडी की जो भी है लाइब्रेरी सर्विस ड्यूरिंग पेंडेमिक एनवायरनमेंट,
या इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन द एकेडमिक लाइब्रेरीज। मैंने एक बड़ा थीम बनाया, ये एक थीम हुआ, यानी कि अब आपको कंसंट्रेट होना है उस थीम पर। अब उस थीम के अंदर सब थीम्स बनाई जाएंगी। कुछ लोग मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, कुछ लोग यूजर्स के ऊपर काम करेंगे, कुछ लोग क्या जनरल क्या जनरल वो आई हैं, न्यू न्यू इनोवेशंस हुई हैं उसके ऊपर काम करेंगे, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। तो ये सब थीम्स हुई अलग अलग, ठीक है। यानी पॉलिसी मैटर्स, रिसोर्स जनरेशन, गवर्नमेंट इनिशिएशंस, एनजीओ इनिशिएशन, लाइब्रेरी इनिशिएशन। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का वो आता है, तो वो सब थीम्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फिर आप उस पे अपने अपने जो जिसको जो लगता है वो लिखें, ठीक है, और वो फिर प्रेजेंट करना होता है। उसमें क्या होता है कि एक ग्रुप प्रेजेंट करेगा, दूसरा ग्रुप सुनेगा, और दूसरा जो सुनेगा वो फिर उनसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। जितना आपको प्रेजेंट करना है, दूसरे दूसरे ग्रुप को सुनना भी है, लिसना, और उसमें से क्वेश्चन भी करना है। तो उसके सबके आंसर्स हैं, सबके नंबर्स हैं, इवैल्यूएशन पार्ट में सबके नंबर्स हैं। यानी आपने प्रेजेंट किया उसके अलग नंबर हैं, आपने क्वेश्चंस पूछे उसके अलग नंबर हैं। इक्वली हम डिवाइड कर देते हैं कि जिसने कितने एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चनिंग करी, यानी उसको उन्होंने सही प्रकार से उसको लिया या नहीं लिया। तो हम मॉडरेट करते हैं, साथ साथ उसे इवैल्यूएट करते हैं, तो पता लग जाता है कि कौन सा ग्रुप बेटर है, ठीक है। और बेटर में भी आपके जो पेपर आप प्रेजेंट कर रहे हो उससे हमारे को बेसिक आइडिया हो जाता है। तो ये सेमिनार लेने का तरीका है। तो अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे लेना चाहते हो। जो पहले दो ग्रुप गए हैं उसकी तरह चलना चाहते हो, या प्रॉपर सेमिनार सेशन की तरह लेना चाहते हो। इट इज अप टू यू, जैसा आप कहोगे मैं तो कर दूंगा, क्योंकि टीचर्स का काम तो सबसे आसान होता है। मेन काम तो आपको करना है। जी बताइए, आप उसको कैसे करना चाहेंगे सेमिनार को? जो मैं थीम दे रहा हूँ वैसे, या मतलब दो ग्रुप बना दिए मैंने, दोनों ग्रुप को मैंने अलग अलग टॉपिक्स दे दिए, आप उसके ऊपर बना लो, ठीक है। या फिर आप अपने थीम्स के अकॉर्डिंगली आपको जो अच्छा लगे, जहां कंफर्टेबल महसूस करते हो उसके अकॉर्डिंगली हर व्यक्ति अपने अपने सेमिनार बना ले। 4 सेमिनार पेपर बनाने, चारों बना ले, उसकी प्रेजेंटेशन बना के सबमिट। मैं उसके शेड्यूल बना दूंगा प्रेजेंटेशन का। आप शेड्यूल, आप उसको प्रेजेंटेशन दें, उसके बेस पे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसके हिसाब से आपसे वो ले लूंगा। सर लास्ट क्लास में आपने यही बोला था कि आप दो बिल्कुल डिवाइडेड करोगे। तरीका तो यही है बच्चे, कि सेमिनार का सिस्टम यही होता है कि वी हैव डिवाइडेड, भाई होल ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और 1 ग्रुप को मतलब एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद में सब थीम्स दी जाती हैं, उस पे सब लोग देते हैं टॉपिक्स अपने हिसाब से लिखते हैं, उसके मतलब हम देते हैं जो टॉपिक सब थीम्स के, उसी में से आप अपने आप लिखते हो और फिर प्रेजेंट करते हो। तो सर सिंपल यही है, जब ग्रुप आप अगर डिसाइड कर रहे हैं कि कितने बच्चे किस ग्रुप में होंगे, तो टॉपिक्स भी आप डिसाइड कर दीजिए, वो सही रहेगा उसमें। हाँ सर, मैं भी एग्री हूँ इस बात से। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो आपके चारों पेपर के थीम्स और 2 ग्रुप बना देंगे। अब ए ग्रुप और बी ग्रुप इट इज डिपेंड्स ऑन यू, तो वो मैं कर दूंगा, वो मुझे तरीका पता है, वो मैं आपको नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर लेकिन ये सेमिनार हम लेते हैं, जैसे आपका जून में एग्जाम है ना, तो नॉर्मली हम इसको अप्रैल या मई में लेंगे। तो सर ये ऑनलाइन ही होगा? हाँ, ये तो ऑनलाइन ही लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन हर एक बच्चा कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि अभी कनेक्शन में इतनी दिक्कत आ जाती है कोई बार, और देखिए फिर 100 बच्चे एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं इससे पहले की बिलिस क्लास ली है, मैंने 100 बच्चे एक साथ लिए हैं, ठीक है। और 100 बच्चों के अलावा जो बच्चे रह गए थे उनको फेसबुक पे लाइव दे दिया, लाइव उनके साथ लाइव सेशन ले लिया, उसके साथ वो चाहे 1000 बच्चे जुड़े, चाहे जितने मर्जी बच्चे जुड़े, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। इससे पहले भी मैंने सेशंस लिए हैं, तो आपके पिछली बार 48 स्टूडेंट थे, उससे पहले 39 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये उनके इंटरनेट में कहीं प्रॉब्लम होगी, वरना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखो ना 33 स्टूडेंट तो आप ज्वाइन हो। सर एक चीज़ और थी जो आपने बताया, सिनॉप्सिस के अंदर क्वेश्चन जो हमें करना है या लिखना है, वो सिनॉप्सिस में ही करना पड़ेगा, वो तो प्रोजेक्ट में नहीं, सिनॉप्सिस में तो खाली बताना है आपको कि आप क्वेश्चन या मेथड से करेंगे या क्या करेंगे, सर्वे टाइप में।
ठीक है। सर्वे आप लेंगे तो सर्वे में क्या करेंगे, क्वेश्चनरी मेथड से आप डेटा इकट्ठा करेंगे। मेथड ऑफ कलेक्टिंग योर डाटा क्या होगा, सर्वे मेथड करेंगे तो कैसे कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनियर के माध्यम से, या इंटरव्यू भी अगर लेंगे तो इंटरव्यू का भी लिखेंगे आप, या ऑब्जर्वेशन मेथड से अगर कर रहे हैं तो वहां का सेकेंडरी रिकॉर्ड ऑब्जर्व करेंगे पर्सनली जाके। तो वो केवल बताना होता है, अभी सिर्फ बताना होता है। ठीक है, एक मैं आपको सैंपल ऑफ सिनॉप्सिस किसी बच्चे का मेरे पास अगर पड़ा होगा तो मैं भेज दूंगा, मैं आपको सर आपको बहुत दे हेल्प दूंगा, होगी, प्लीज सर एक बार भेज दीजिए। मैं दे दूंगा, मैं किसी का प्रोजेक्ट भी और वो भी होगा, दोनों दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसका भी वो अप्रूव्ड होके आ गया है मैं उनमें से किसी का भेज दूंगा। ठीक है सर, ग्रुप वाइज सेमिनार लेंगे आप तो उसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मैं मैं भी नहीं पूछ रहा हूँ पूछूंगा, साइमल्टेनियसली, कोई मैं नहीं दूसरा पूछूंगा पूछेगा क्वेश्चन, मैं नहीं पूछूंगा क्वेश्चन, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपस में एक दूसरे से पूछेंगे। तो सर जिस वक्त सेकंड ग्रुप ग्रुप में भी 1, कुछ बच्चे होंगे ना, फिर तो हौच बिल्कुल पौच वो नहीं हो सारे जाएगा होंगे, सर? जैसे सपोज आप 35 बच्चे हैं तो ज्वाइन तो 35 के 35 करेंगे। तो सर एक साथ ही क्वेश्चन पुट अप होंगे तो नहीं नहीं, एक एक करके होंगे, जैसे रेज हैंड करके आप होते हैं। ओके एक तरह का सर। ग्रुप अगर डिस्कशन है ये। भाई ऐसे नहीं है कि आपने सबने एक साथ 4 लोग बोलने लगेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन ही पूछेंगे ना, और 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे तो जो प्रेजेंटर है उसको आंसर देना है, वो मुझे सर नहीं देना। इंडिविजुअल में भी यही होगा सर, कि हम इंडिविजुअली अपने प्रेजेंट करेंगे और सब क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ बिल्कुल, इंडिविजुअल भी ऐसे ही होगा तो नॉर्मली। सर इंडिविजुअल ज्यादा बेटर बेटर यही है रहेगा, सर, हमें टॉपिक क्योंकि सर ऑलरेडी पता रहेगा। कलेक्टिवली करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। सर किसी ने आंसर नहीं किया तो फिर हमारे ग्रुप का लॉस हो जाएगा ना, अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ वाले ने अच्छा आंसर नहीं करा और फिर लॉस, मतलब देखो मार्क्स तो हमारे देखो कम ऐसा होंगे कुछ ना। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी से पूछ रहा है, वो ग्रुप से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ग्रुप आंसर देगा। अब कोई यस भी आंसर दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यस निखिल इज राइट। ये बेसिकली क्या होता है कि सर ये एक तरीके का मैं ग्रुप बता वर्क रहा है। हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली बेसिकली सेमिनार इज ए योर क्या कहते हैं, एक डीपली एंगेजमेंट, आपको कितना एंगेज कर पाता है, एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का हो जाता है। ठीक है, आप लोग आपस में खूब टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने प्रेजेंट किया है, जो आपने लिखा है वो भी सामने होता है बच्चों के, तो उन्होंने क्या लिखा है वो उससे समझ के उससे पूछते हैं। ठीक है, वो आपको बताना होता है। ये टोटली कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, जो आपने पढ़ा है, जो प्रेजेंट किया है उसी में से पूछना है, जो लिखा है आपने उसी में से पूछना है, वो आप अपने पास सामने रख सकते हैं, क्योंकि पूछेंगे तो उसी में से जो आपने प्रेजेंट किया है। ठीक है, उससे बाहर कोई नहीं पूछता। और जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो आपने प्रेजेंट किया और उसमें कुछ कंफ्यूज, जो कुछ एम्बिग्यूटी रह गई, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक तरह का एग्जाम्पल है। जैसे आपने अगर किसी का इंटरव्यू देखा है ना, तो जैसे आपने किसी का अगर इंटरव्यू देखा हो तो वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर बैठे रहते हैं और लिखते रहते हैं जो जो चीज़ उन्हें पूछनी है। ठीक बिल्कुल है, पूछनी तो है, वही चीज़ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, प्रोसीजर जो है। प्रेजेंट कर रहे हैं आप, वॉट एवर यू आर प्रेजेंटिंग, उसी में से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, जो उनको समझ नहीं आया तो आप उसको इलोबरेट कर देंगे वहां पे। जस्ट लाइक ए टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको जो चीज समझ नहीं आई आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी को मैं आपको अब मैं आंसर कर रहा हूँ। द सेम थिंग उस दिन मैं नहीं बताऊंगा, उस दिन आप लोग आपस में जो प्रेजेंट कर रहा है वो दूसरे को बताएगा। मैं सिर्फ मॉडरेट कर रहा हूँ, इवेल्युएट कर रहा हूँ कि आप में से कौन क्या बोल रहा है, या उसको वो कर लिया, तो उसको मैंने अपने हिसाब से इवेल्यूएशन कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। हेलो सर। सर जी, अभी पेपर 2 पढ़ाएंगे क्या, 102? 102 में आज आपसे मैंने पिछली क्लास में ही कहा था कि आई विल आज के दिन में केवल आपको सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करूंगा, ये मैंने पिछली क्लास में ही बोला था। ओके तो सर। MLI 102 में आज मैं कोई टॉपिक चूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो मैंने जैसे मैंने कहा था कि पिछली क्लास में ही अब मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ कि आप किन टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। ओके सर। नाउ लिसन, आप नोट कर लें इसको कि एक आप कर सकते हो, आज की डेट में बड़ा चल रहा है, वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्संस, कि जब आप इस प्रेजेंट एनवायरनमेंट में घर से निकल नहीं पा रहे हैं तो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो आप विजुअली चैलेंज की जगह आप कोई ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर ले सकते हैं कि वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर
LIS स्टूडेंट्स, लाइब्रेरियंस या BLIS स्टूडेंट्स एनरोल्ड विद इग्नू, उनके लिए क्या हमारे पास वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है। ठीक है, तो उसके प्रोजेक्ट के ऊपर आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क सिस्टम कौन कौन से हैं, कोई कॉमन गेटवे आप बना लें सर्चिंग टूल रिसर्च डिस्कवरी करके, तो कोई ऐसी चीज का डेवलपमेंट कर दें आप खुद, मतलब उसको डिजाइन कर दें कि आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि भाई आजकल इतना कुछ मौजूद है, लिंक्स हैं इतने सारे, तो अगर कोई किसी चीज को कोई डिस्कवरी मतलब उसको सर्च करना चाहता है, तो आप एक कॉमन गेटवे बना लें कि भाई लोग कई 10 साइट्स को खोलने की बजाय किसी एक साइट को ही आप उसको खोलें और वहीं से आपको वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाए। तो आप डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क या सिस्टम की वो बना सकते हैं, इस पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन गेटवे को डिजाइन करने की दिशा की ओर। स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जो भी आज की डेट का चाहे इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन लाइब्रेरीज, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के ऊपर ऑटोमेशन का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है, कि वहां पे क्या उसके फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या उनको प्रॉब्लम फेस हुई, क्या यूजर्स को बेटर सर्विस मिल पा रही है, या उसके फंड्स में ही बहुत पैसा जा रहा है, मीन्स कि इस टाइप की स्टडी को भी आप कर सकते हो। स्टडी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स अमॉन्ग द लाइब्रेरी स्टाफ, कि जो भी लाइब्रेरी स्टाफ है उसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ साथ वो स्किल्स हैं या नहीं है, तो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, ICT स्किल्स हैं, वो भी आप ले सकते हो उसके साथ, या अलोन भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। स्टडी ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स, कि एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में या दो पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जो ये कौन से सॉफ्टवेयर के साथ में वो लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर के साथ में वर्क हो रहा है, उससे वो केस स्टडी के रूप में ले सकते हो कि उस लाइब्रेरी में सपोज कि भाई एक लिप्सिस सॉफ्टवेयर चल रहा है, एक जगह कोहा चल रहा है, ठीक है, तो उनकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी या केस स्टडी बना सकते हो। एक आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो कि भाई दो लाइब्रेरीज ली, एक लिप्सिस से चल रही है, एक कोहा से चल रही है, तो उनकी जो लाइब्रेरीज चल रही हैं वहां पे तुम उसको स्टडी कर सकते हो। दूसरा, मैंने पिछली बार भी कहा था, बिब्लोमेट्रिक स्टडी कर सकते हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, कि एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में कि भाई पॉलिटिकल साइंस के सपोज 4-5 ऑथर्स हैं, उनका उन्होंने कितनी बुक्स छापी हैं, उनका कितनी बुक्स आपकी प्रिंट होके आई हैं, तो वो बिब्लोमेट्रिक स्टडी हो गई। किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर, जैसे कि ये एनल्स ऑफ, आपके पिछली बार मैंने कहा था निस्केयर वाला, कि निस्केयर के अंदर आप किसी भी कि भी कितने ऑथर आपके पिछले 10 साल में कितने ऑथर कितने आर्टिकल दे रहे हैं, या सब्जेक्ट बेस्ड स्टडी, मतलब कितने सब्जेक्ट के कितने आर्टिकल छपे हैं, तो वो बिब्लोमेट्रिक स्टडी हो गई। ठीक है, उस पर कर सकते हैं, उस पर आपको उसी के अंदर आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज कर सकते हो, किसी दो लाइब्रेरीज की कंपैरेटिव स्टडी कर लें। ध्यान रखना, जब हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना कि दोनों का वो स्टेटस ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि यू कांट कंपेयर एप्पल विद द ऑरेंज, यानी कि आपने एक ऐसे कॉलेज की लाइब्रेरी को दूसरे टाइप की मतलब वो उनका वेटेज सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते कि स्कूल लाइब्रेरी को कॉलेज लाइब्रेरी को कंपेयर कर देंगे, नो। अगर आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के मैनेजमेंट की लाइब्रेरी अगर है तो उन दोनों टाइप के मैनेजमेंट की बात करें। ठीक है, कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं, दो टाइप की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑब्लिक पर्टिकुलर प्राइवेट पब्लिकेशन की, मतलब प्राइवेट मैनेज बॉडी की, दोनों की अलग, तो उस तरीके से आप हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, एक इक्वल स्टेटस मैनेज बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टडी ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस की कौन कौन सी एसोसिएशन इंडिया में मौजूद हैं, वो क्या क्या कार्यकलाप कर रही हैं, उनका कितना लोगों पे इफेक्ट है, लोग उनके बारे में कितना जानते हैं, कितना उसको यूज करते हैं, कितना उस पर विश्वास करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट कर सकते हो, किसी भी इमर्जिंग एरिया, न्यू इमर्जिंग एरिया पे कोई आ रहा हो, कोई नया सब्जेक्ट निकल के आ रहा हो, कोई नया क्षेत्र निकल के आ रहा हो, कोई नई इनोवेशन निकल के आ रही हो, ठीक है,
उनके ऊपर आप कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो। ठीक है, ये आपके एक प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन पॉलिसीज के ऊपर आप ले सकते हो कि भाई लाइब्रेरीज के अंदर कंजर्वेशन पॉलिसीज कैसी हैं। आज से 100 साल पुरानी अगर बुक्स उनके पास है तो हाउ दे आर कंजर्विंग, हाउ दे आर प्रिजर्विंग, वो उसके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो हो रही हैं। लाइब्रेरी की डिजास्टर पॉलिसीज क्या हैं, कि लाइब्रेरीज अगर हैं तो क्या जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं क्या वहां पे अडॉप्ट हो रही हैं। लाइब्रेरीज की डिजास्टर के अंदर ये भी आता है कि अगर सपोज फायर लग जाए तो फायर के दौरान क्या उनके पास पूरे एस्केप ऑर्डर्स हैं, कोई प्लान्स हैं उनके पास, मैप्स हैं कि हाउ द पीपल विल सर्वाइव, कि भाई उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या जाना है, इमरजेंसी की पोजीशन में किसको क्या करना है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो आप टॉपिक्स बता रहे हैं ये सिनॉप्सिस के लिए हैं या सेमिनार के लिए हैं? ये दोनों के लिए हैं। ओके सर। These topics are very much related to your either in seminar or you may take in your project. वैसे मैं ये प्रोजेक्ट को बेस होके बता रहा हूँ, बट आप इनको सेमिनार पे भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, सेमिनार में आप बुक के टाइटल भी ले सकते हैं जो बुक में आपके पास टाइटल्स दे रखे हैं, बट ये प्रोजेक्ट पे मैं ज्यादा फोकस्ड हूँ, लेकिन यू मे टेक एज ए सेमिनार पेपर आल्सो। ठीक है, सेमिनार के अंदर भी ये ले सकते हैं आप। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज की बात की गई है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल्स। अगर कोई बिल आया है नया, कोई एक्ट आया है, ठीक है, तो उस एक्ट का इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट लाइब्रेरीज पे क्या हुआ है, पर्टिकुलर लाइब्रेरीज पे क्या हुआ है। ठीक है, जैसे मार्केस्ट लॉ आया था तो मार्केस्ट लॉ की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। कॉपीराइट लॉज हैं हमारे पास, वेरियस कॉपीराइट लॉज हैं, हाउ the copyright जो law are really implementing in the library। ठीक है, तो उनका implication क्या है। जो ये लाइब्रेरी कम्युनिटी है, लाइब्रेरी कैसे अगर आप देखें कि लाइब्रेरी में एक रेप्रोग्राफिक सर्विस दी जाती है तो क्या वो उसका वायलेशन है। आप इन चीजों के ऊपर स्टडी करें। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये सब एक्ट हैं, बट वो लाइब्रेरी के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी की जा सकती है। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर है यूजर्स के। सपोज आपने ह्यूमैनिटीज ग्रुप के बच्चों का कि भाई साइंस के बच्चे का इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर क्या है एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में। दूसरी तरफ जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो उनका इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर क्या है। एक तरफ जेंडर बेस्ड, अगर वुमेन कॉलेजेस हैं तो वुमेन कॉलेजेस में उनका इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर कैसा है। कोएड कॉलेज है तो मेल वर्सेस फीमेल उनका वो कैसा है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर कैसा है। मींस हाउ दे आर एक्चुअली सर्चिंग देयर इंफॉर्मेशन, हाउ दे आर गेटिंग देयर इंफॉर्मेशन, कि वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, हाउ दे आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के ऊपर आप कर सकते हो। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर कर सकते हो कि लाइब्रेरीज में यूजर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, ओरिएंटेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। तो दीज आर सम एलॉबरेटिव नहीं है, सजेस्टिव पॉइंट्स हैं, सजेस्टिव टॉपिक्स हैं। इन दिशा के ऊपर आप कोई भी एक टॉपिक लेके आप अपना काम को शुरुआत कर सकते हो। ये मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आप जैसे ही ये 2-4 टॉपिक्स पे जो भी आप कंसंट्रेट कर रहे हो उस पर आप पहले कम से कम 5-6 आर्टिकल पढ़ो उन टॉपिक से रिलेटेड। 5-6 आर्टिकल टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सिनॉप्सिस का तरीका ज्यादातर वही है प्रोजेक्ट के लिए। और रही आपकी सेमिनार पेपर की बात, तो सेमिनार पेपर को तो आप जैसे भी लिख दें, जैसे भी प्रेजेंट कर दें, मैं उसके अंदर कोई आपको डिसएडवांटेज नहीं दूंगा। हाँ, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका टॉपिक जो आपने लिया है वो अपने आप में कंप्लीट है या नहीं है। चाहे आप बुक में से ले लें, चाहे आप अपने आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं रिलेटेड टू द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं।
तो मेरा तो यही कहना है। और आई थिंक ये टॉपिक्स जो मैंने अभी बताए हैं आपको, इनमें से आपकी ज़्यादातर लोगों की टॉपिक्स चूज कर लेंगे सब अपने आप। जैसे अब ये जो भी आप टॉपिक लेना चाहते हैं, एक बार आपने अगली क्लास में आने से पहले आप फॉर्मल मुझे बता दें, क्योंकि अगली क्लास में मैं ये टॉपिक्स पे चर्चा नहीं करूंगा, अब वो इंडिविजुअल चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, ये तो मैंने आपकी एक कंप्लीट क्लास के तौर पे बताया कि एज ए होल सभी को बता दूं प्रीलिमिनरी लेवल पे कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे टॉपिक्स आपको चूज करने हैं, कैसे आपको आगे काम करना है। ठीक है, और MLI E102 की कुछ क्लासेस आप अगर चाहेंगे तो मैं एक या दो क्लास उसकी नॉर्मल आपको सबको ले दूंगा कि वहाँ पे आपको किस तरीके से रिसर्च को आगे बढ़ाया जाता है, स्टडी टेस्ट कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, रिसर्च मेथोलॉजी के बाद में अगर आप उसको डेटा कलेक्ट करते हैं तो किस प्रकार कलेक्ट करके फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चनियर्स तो बड़ा इजी है, आजकल आप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन तो उसके ऊपर एक क्लास या दो क्लास मैं ले लूंगा, लेकिन वो स्पेशल क्लास होंगी। ठीक है, उनको हम ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इससे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट विद दिस, कंप्लीट योर असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट के लिए आप इसका करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगेगा आपका। ठीक है, सिनॉप्सिस की लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन आपके लिए हैं, आप जब चाहें तब उसको करें। और उसका जो ईमेल आईडी है जो लोग बना लें, वो इग्नू का एक है, आई थिंक मैं नोट करके बता दूंगा, शायद इग्नू LIS करके है, ignulis@gmail.com, आई थिंक यही है। ठीक है, तो इग्नू का है वो, तो वो सीधा आपका डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जाता है और उससे आपको डायरेक्ट आपके पास अप्रूव होके आ जाता है विद इन 2 और 3 डेज। कई बार अगर वो ज़्यादा बिजी हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आपका सिनॉप्सिस आ जाए, अप्रूव होके आ जाए, आप अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीक तक मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ गाइड्स मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और आप अपना जो मैं एक वो डालूंगा, क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे दूंगा। ठीक है, ये इसी पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप वहाँ से उसको अपना डाटा कलेक्ट कर लीजिए कि जो जो विलिंग होंगे उनके लिए उनके टॉपिक के अनुसार मैं कोई ना कोई गाइड उनको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, अब आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। सर हम अपना गाइड खुद भी ढूंढ सकते हैं ना? बिल्कुल ढूंढ सकते हो। यू एक्चुअली प्रोजेक्ट बेस इज बेसिकली स्टडी सेंटर का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट बीइंग एन मोरल ड्यूटी, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि यू ऑल आर द बिगिनर्स, अभी आपके लिए पहले ही वो है, और हमारे सेंटर से आप एंगेज हैं, और बीइंग ए कोर्स कोऑर्डिनेटर मेरा ये फर्ज भी बनता है कि मैं आप लोगों को आने वाली जो रुकावटें हैं उनको दूर कर सकूं। सर आप एक सैंपल प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस भी सेंड कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा बेटा, मैं सर्च करके मैं ये जो आप लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, इस ग्रुप के अंदर मैं इसको भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं जरा ग्रुप के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। आप में से कुछ बच्चों का जो आप लोगों ने ग्रुप बना रखा है, ठीक है, उसको लेके कुछ थोड़ी सी आप लोगों में आपस में कन्फ्रंटेशन चल रही है, एक डिस्प्यूट सा आपस में ये हो रहा है। जो देखिए, मेरा मानना है कि एवरीवन, देखिए इस ग्रुप में वो सभी MLIS स्टूडेंट आ सकते हैं जो जुलाई 2020 बैच के हैं, या जो इस टर्म पुराने भी हैं लेकिन इस टर्म एंड वाला जो एग्ज़ाम है उसमें अपीयर होना चाहते हैं। तो उनमें से, क्योंकि होता ये है कि आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन में जब होते हैं तो बहुत सारी क्लासेस आप नहीं अटेंड कर पाते हैं, अपना मिस हो जाते हैं, तो आप अगले बैच के साथ में आप उसको अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मोर और लेस जो हमने पिछले बैच को कराया है हम आपको भी वही कराने की कोशिश करते हैं। MLIS स्टूडेंट जितने होते हैं उनको हम काउंसलिंग ही करते हैं, उनको हम फॉर्मल नहीं पढ़ाते हैं। फॉर्मल इन द सेंस BLIA कोर्स के अंदर हम आपको फॉर्मल क्लास लेते हैं कि आपको हम टॉपिक्स को पूरा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में आपसे क्योंकि वो पूरी तरीके से बिगनर होते हैं, लेकिन मास्टर डिग्री में आपकी एक समझ डेवलप हो चुकी होती है, तो आपको हम काउंसलिंग मेथड ही पढ़ाते हैं। काउंसलिंग मेथड क्या होता है कि आप अपने टॉपिक्स देंगे, उसको में क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो
कुछ टॉपिक लूंगा, कुछ कंटेंट लूंगा, कुछ आपके वो लूंगा। तो लेकिन ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको ईच एंड एवरी टॉपिक शुरू से लेकर एंड तक वो मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जो मेजर कंटेंट्स हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं जरूर यहाँ पे चूज करूंगा। अदरवाइज आपकी मेजर समस्याएं जो मेरे पास पिछले सीजन से लेकर अब तक रहती हैं, वो ज्यादातर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, या सेमिनार से रिलेटेड है, या प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, या आपके कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं जिनको हम करा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरी पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि सपोज मैंने MLI 102 के लिए टाइम दिया, तो अब आपको किस तरीके से चलना है आगे। आपका ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर आप अपने इस वीक में आने वाली सब तमाम जो टॉपिक पे आपको लगता है कि भाई MLI 102 के ये टॉपिक्स आपको समझ नहीं आए हैं खुद पढ़ने के बाद, उन टॉपिक्स को आप वहां पे शेयर कर दें, ठीक है। मैं उन टॉपिक्स में से चूज करके जो मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके लिए निहायत जरूरी है और आपको समझाना जरूरी है, मैं वहां पे उसको जो भी नेक्स्ट संडे की क्लास होती है उसके अंदर मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। बट फर्स्ट आपको खुद करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सर आएंगे यहाँ पे और BLIS की तरह वो सर अब टॉपिक लेंगे और अब वो पूरा वहां से शुरू से लेकर एंड तक बताएंगे, सारा समय इसमें बीत जाएगा, आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ओनली मैं आपको वहां से पढ़ के आऊं, आपको वोमिट कर दूं, कोई फायदा नहीं, ठीक है। मेरा ये मानना है। जी निखिल, कुछ कहना चाह रहे थे? सर एक चीज़ पूछें, जैसे आपने जो बताया कि ग्रुप के अंदर किसी को भी ऐड कर सकता है, तो MLIS में जैसे मैं दूसरे रीजनल सेंटर से भी जो बच्चे हैं और प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स को तो मैं चलो कर रहा हूँ, और आपने कहा था तो मैं उन्हें नहीं, देखो मेरा मानना ये है कि देखो फर्स्ट प्रेफरेंस हम उन्हीं को दे रहे हैं जो MLIS हमारे अमर ज्योति सेंटर से रिलेटेड है, क्योंकि हम देखिए ग्रुप क्यों बनाते हैं, हम ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि हम इजीली आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे दें और जो आपकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू विद द टीचर्स उनको रिजॉल्व करे, ठीक है, वो हम आपको यहाँ पे बता दें। दिस इज ये उसका मेजर कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपके अपने जो जितने भी आप ये क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक चर्चा कर सकें, एकेडमिक एंडिवर्स कर सकें, वो आपस में डिस्कशन कर सकें, लेकिन एकेडमिक, ये नहीं कि असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है, ये नहीं कि ये भाई किसी ने असाइनमेंट बनाया है वो मुझे दे दो। आप चर्चा करो ना, आप कंफ्यूजन्स दूर करो। आपके बेसिक कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं मानता हूं, उन क्वेश्चंस के FAQ बना के उस पर डाल दीजिए, जब भी कोई पूछे वो FAQ आप डाल दो उसको, ठीक है, ग्रुप इंफॉर्मेशन में कि ये दीज आर द FAQ, ये फिक्स है कि ये आपका स्टडी का सेंटर का ईमेल ID है, ये स्टडी सेंटर का डीलिंग असिस्टेंट का पर्सन का नाम ये है, टीचर कंसर्न जो है, मैं आपसे इंडिविजुअल 1-to-1 टॉक तो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हाँ, आपके लिए मैं इंगेज हूँ, एसोसिएटेड हूँ ऑन द संडे के लिए, बट उसके लिए मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं एक दिन देख लेता हूँ, देख के मैं आपको कम से कम क्लास में उनको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये इसलिए वो आपका ग्रुप है। बाकी आप ग्रुप में इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, आप सब सहकर्मियों की तरह, एक फेलो स्टूडेंट्स की तरह आप बिहेव करें, एक दूसरे पे कोई छीटा कसनी ना करें, किसी को कुछ गलत व्यवहार ना करें, किसी पे कुछ गलत टिप्पणी ना करें। आपको पता है इंफॉर्मेशन एक्ट लागू है आपके ऊपर, आप पढ़ें उसको जाके अच्छी तरीके से, ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ें। आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ना चाहिए। जी सर हमारे प्रोजेक्ट में वाइवा भी होगा? नहीं, प्रोजेक्ट में वाइवा नहीं होता, MLIS में नहीं होता, MLIS में नहीं होता, और जगह होता है, आपका नहीं होगा, MLIS में नहीं होगा, हमने उसको वेव कराया हुआ है,
ठीक है, ओके सर, मतलब सिर्फ क्योंकि हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। सिर्फ आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो ये कर लें इतना ही बहुत है। ठीक है, टाइम कहाँ होता है किसी के पास, और सिलेबस बहुत वास्ट है, टाइम बहुत कम है। सर जो ये प्रोजेक्ट की बुकलेट है, इस पे लास्ट डेट तो निकल चुकी है और आपने भी बोला कि सिनॉप्सिस की लास्ट डेट निकल चुकी है। तो सर अभी अगर हम सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं और वहाँ से अप्रूवल आता है, हम प्रोजेक्ट बना के देते हैं, तो वो रिजल्ट लेट तो नहीं देंगे कि नहीं नहीं आपने नहीं लेट नहीं सबमिट करा है? नहीं नहीं नहीं, देखो सिनॉप्सिस की डेट निकल चुकी है, सिनॉप्सिस वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की लास्ट डेट जो भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उसी से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखें, आपको जून में देना है तो मई से पहले पहले जमा करा देना। ओके सर, फिर रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा जी, अगर मई से पहले जमा करा दोगे तो आ जाएगा, या जो वो लास्ट डेट कहेंगे उसको दे दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, वो यूनू की वेबसाइट के ऊपर अलर्ट रहना, उसको देखते रहना, उस पर जो डेट्स हैं उसको फॉलो करना। ठीक है जी, यस, और किसी का कोई क्वेश्चंस? और आप लोग एक अच्छे सी कोऑर्डिनेशन बना के इस ग्रुप को अच्छे से चलाओ। आजकल लोगों को जोड़ना मुश्किल होता है, तोड़ना तो 1 मिनट में सब लोग टूट जाते हैं। ठीक है, आपका एक ये जो स्टूडेंट ग्रुप बना है, इस ग्रुप के अंदर एक जितनी इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं बस वो इंफॉर्मेशन शेयर करें। पर्सनल एंगेजमेंट के लिए नहीं है, सोशल साइट है तो सोशल साइट सोशल क्वेश्चंस को पुट अप करने के लिए होती है, किसी पे टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं होती है, कमेंट्स करने के लिए नहीं होती है। तो आई थिंक मैंने इसके ऊपर 1-2 चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैंने हालांकि सोच रहा था कि उसी दिन की मैं इसको विड्रॉ कर दूं, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट ग्रुप में ऐसे नहीं आता हूं जनरली, लेकिन आपका कोई एक ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ नहीं है, तो एक आध ग्रुप कोई ऐसा होना चाहिए जहां पे टीचर आप लोगों से संपर्क कर सके। ठीक है, कुछ मुझे अगर आपको इन्फॉर्म करना हो तो एज ए टीचर मैं इन्फॉर्म कर, एज ए अमरज्योति स्टडी सेंटर के रूप में नहीं, एज ए टीचर के रूप में। ठीक है, क्योंकि अमरज्योति तो अपने आप आपको मेल भेजेगा जिसके जरिए आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उनका ऑफिशियल दायरा है, तो हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, वो अपने आप स्टूडेंट को करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार होता ये है कि हम स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो इसलिए ग्रुप होना अनिवार्य है, मेरा ये मानना है। ठीक है, यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन तो नहीं है, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सभी के बिहाफ से मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि नहीं, सॉरी, देयर इज नो वे टू एक्सप्रेस द सॉरी ऑन एनी बिहाफ। ठीक है, Nikhil, there is no way. We all are you all are pursuing the master degrees in library and information science. And as far as my concern, I am the professional librarian in the Indraprasth College for Women and heading the library. Okay, and associated with this emergency center for last more than 17 years. Okay, for only pursuing or for only sharing my experience to young colleagues, जो तुम अब मैं young colleagues word use कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, कि you all are the just near to me. ठीक है, after awarding the degree of the MLIS, there is no difference between you and me. ठीक है, so I am only associating and sharing my information to all. ठीक है, तो देर इज नो रिग्रेट फील करने का विषय नहीं है, सॉरी कहने का विषय नहीं है, किसी को थैंक्स कहने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बट एक कोलैबोरेशन, क्योंकि लाइब्रेरियन का काम होता है सबको इंफॉर्मेशन शेयर करना, कोलैबोरेट करना, तो वो आपको करना होगा। ठीक है सर, यही तो मेरी कोशिश रहेगी बस यही सबको रखना है, कोई पर्सनल ईगो नहीं है, कोई पर्सनल किसी के साथ वो नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको लेके छोड़ चले के जाना वो भी सही नहीं होता है। मैंने कहा ना, तोड़ना इज वेरी, ब्रेक करना इज वेरी इजी, जोड़ना मुश्किल होता है। नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं, देयर इज नो वे, यू ऑल आर द एडल्ट पर्सन, सब छोटे बच्चे नहीं हो, सब बड़े बच्चे हो। ठीक है, सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत आप एक एडिशनल वर्क कर रहे हो, उसको अच्छे से करो और करके निकल जाओ। ठीक है, और आगे अपना करियर बनाओ बस। ठीक है,
तो यही एक वो है, एक अच्छे भविष्य के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ कि सब लोग एक अच्छा अच्छा अपना काम करें और एक दूसरे पे जितना टीका टिप्पणी करेंगे तो वो सही नहीं होता। बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है एज ए टीचर सभी तुम सब लोगों के साथ। एनीहाउ किसी और का कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो तो कैन आई लीव नाउ? सर, हाँ, प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन भी देनी है हमें? नहीं, प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। ओके सर। बस सिनॉप्सिस सबमिट होता है, वो अप्रूव होने के बाद आप प्रोजेक्ट बना के वहां सबमिट कर देते हैं। ओके, थैंक यू। मैथोलॉजी और रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे आप एक वीडियो बना के मैं आपको एक सैंपल ऑफ सिनॉप्सिस और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट किसी ने कर रखा होगा उसकी मेरे पास कहीं होगी तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, आई विल शेयर विद इन 2 और 3 डेज। अभी 2 दिन नेक्स्ट में थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं वेडनेसडे या थर्सडे में सर्च करके भेज दूंगा। सर सिनॉप्सिस कहाँ सबमिट करना होता है? सिनॉप्सिस यूनिवर्सिटी करना होगा बेटा, मैंने उसका एक ईमेल आईडी है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। आई थिंक ignulis@gmail.com है, ठीक है, फिर भी मैं कंफर्म कर लूंगा। आप प्रीवियस स्टूडेंट में कोई सीनियर हो तो उनसे पता कर लेना, शायद यही है ignulis@gmail.com, मेरे ख्याल से यही है। तो वो सीधा डिपार्टमेंट में जाता है, वहां से वो टीचर्स अपने आप आपको चेक करके वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। सर जैसे सिनॉप्सिस के लिए डेट्स निकल गई है, अभी कोई न्यू डेट्स है? नहीं, सिनॉप्सिस की कोई डेट नहीं है, आप बस अभी भी जमा करा दें, अभी कभी करा दें, 2 दिन बाद करा दें, 3 दिन बाद करा दें, इट इज अप टू यू। ओके सर, थैंक यू। यस, मनीष कुछ कह रही है क्या? इफ अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर अब आज की क्लास को छोड़ना चाहूंगा। असाइनमेंट का लास्ट सर एक चीज है, एक चीज पूछनी। 3-4 लोग आ गए इकट्ठे, हाँ एक एक करके पूछो। सर मैं लास्ट में पूछूंगा, पहले इन लोगों को पूछने दीजिए। जी जी, कौन पूछना चाह रहा है पहले? मनीष। सर असाइनमेंट का लास्ट डेट कब है? 31 मार्च। और दूसरा क्वेश्चन किसी और ने पूछा था अभी, आयुष या प्रीति, किसने पूछा था? चलो अब पूछ लो तुम, निखिल तुम पूछ लो। सर मैं ये पूछना था, जैसे कि ये ग्रुप के अंदर अगर मैं किसी को ऐड करता हूँ तो मैं सिर्फ उनसे एक स्टडी सेंटर जो लिंक है, जो अमर ज्योति का मेरे पास कुछ नहीं मैसेज पूछो आया यार, था। छोड़ दो, कुछ नहीं पूछो, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। डोंट बी, उनको वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं सिर्फ ये वेरीफाई करता हूँ कि ये MLIS के हैं कि नहीं, मैं सिर्फ ये करता हूँ, और कुछ नहीं। आप सिर्फ उनसे ये पूछो कि आर यू फ्रॉम MLIS एंड फ्रॉम अमर ज्योति सेंटर, दैट्स ऑल। सर मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, पर जैसे MPS के हो गए कुछ हाँ, तो आपके ही यहीं के। उनके लिए रेलिवेंसी नहीं होगा ना इस ग्रुप का। अगर MPS सर के हो गए देयर इज वही नो, तो उनको मैं कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ाने से रहा, मैं लाइब्रेरी साइंस का ही बताऊंगा। सर उनका ये कहना कि एटलीस्ट हमें ना कुछ नॉलेज मिल जाएगी इस ग्रुप में, क्या? मैं समझ नहीं आया जी। और फिर वो MPS लेटर में ऑन वो ग्रुप छोड़ के चले गए। नहीं, MPS वालों का हालांकि मुझे कोई कंसर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में ही बताऊंगा जी। तो अगर वो जुड़े रहना चाहते तो जुड़े, ये उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बट एक ही क्वेश्चन पूछना है कि आर यू फ्रॉम MLIS और यू फ्रॉम अमर ज्योति सेंटर, ठीक है। अगर वहाँ के हैं और ये जो टर्म एग्जाम दे होने वाला है जो अभी जून में जी, उसके लिए आप अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये सेशन, ये ग्रुप आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओके सर। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर जून में जो एग्जाम होंगे वो कब तक होंगे सर? जून में एग्जाम होंगे, अभी तक तो टेंटेटिव वही है बच्चे, जून में होंगे, जून से जुलाई तक चलते हैं। ओके सर, जून में जैसे हमारे कुछ एग्जाम्स भी है सर, तो जून फर्स्ट वीक सर वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स है? हाँ तो वो देखिए, वो तो ये तो संडे को ही नहीं, सॉरी ये क्लास के पढ़ सकते हैं, वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आमतौर पे संडे को होते हैं। हाँ सर संडे को होते हैं, तो सर इग्नू के एग्जाम्स भी कैसे संडे को होते हैं क्या? नहीं, वो डेली होते हैं। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू। ओके देन, वंदना का कोई क्वेश्चन है? नो सर, नो क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। ओके वंदना, आपका आपने रेज हैंड किया हुआ है नहीं सर। ओके
चलिए कोई बात नहीं। सर एक चीज मैं और अनाउंस करना चाहता हूँ फिर से। लिटरेचर रिव्यूज। जी लिटरेचर रिव्यू पे क्या जानना चाह रहे हैं? लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर रिव्यू होता है अपने जो भी अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी भी मैगजीन, किसी भी एकेडमिक जर्नल में जो आर्टिकल आपने पढ़े, उसके रेलिवेंट आर्टिकल जो पढ़े और उनको आपने। सर आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं ना कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ उसमें करना क्या है। करना कुछ नहीं है, यू हैव टू लिंकेज कर सकूं। ठीक है जैनब जी। जैनब आई थिंक इससे पहले कोई और आवाज आई थी, अब आप आ रहे हो। जैनब्स ब्रदर सर। जैनब ब्रदर तुम एमलिस कर रहे हो बच्चे? हाँ जी सर। यस आर यू डूइंग एमलिस? आर यू डूइंग एमलिस बच्चे? यस सर यस सर यस सर। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम डीयू सर। फ्रॉम डीयू, देन यू शुड क्या नाम है आपका? तालिब। इट्स तालिब। तालिब तुम्हें BLIS के अंदर ही लिटरेचर सर्वे कराया गया था। तालिब कौन से टीचर ने पढ़ाया था आपको? कौन से टीचर ने पढ़ाया था आपको स्टडी सर्वे? पढ़ नहीं पाया था ध्यान से भी, और अब मैं इतना कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो वो सब मैं जो नहीं, भी मैंने सीखा वो सब। आपने BLIS अगर इग्नू DU से किया है बच्चे, कौन से टीचर ने पढ़ाया था आपको? रमेश नाम था सर उनका। DU के अंदर रमेश? बेटा झूठ बोल रहे हो आप बिल्कुल। जरा वीडियो पे आओ, जरा वीडियो ऑन करो। हेलो सर। सर हो क्या अपना सर? वीडियो ऑन करो जैनब, वीडियो ऑन करो अपना। आई वांट टू सी यू। who is our fellow students from the DU and from various students from the various libraries. जैनब। यस सर। बेटे अपने ब्रदर को कहो एक बार मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूँ। मैं अपने सभी स्टूडेंट को पहचानता हूँ अपने ज्यादातर, और सभी जगह की लाइब्रेरीज के बारे में मेरा ये रहता है कि उनसे कोई गलत इंफॉर्मेशन कहीं और वो पुटअप ना करें। ओके सर। ओके सर। बुलाओ, पूछो एक बार लिटरेचर सर्वे वो क्या पूछना है। यस बेटे आप ये बताओ अब कि जैनब मैंने सॉरी तुम्हारा क्या नाम? तालिब। तालिब तुमने BLIS कब से किया है? कब किया था? कब? शायद मे बी 5 years back. 5 years back. 5 years ago sir. 5. Can you name any 2 faculty name from the DU? किसी 2 टीचर के नाम बता सकते हो जो जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया हो? I just sir forgot, मैं भूल गया हूँ सर। I'm sorry. बेटा मुझे more than 30 years एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी साइंस के अंदर इस फील्ड में। Sorry, आपका जो ये क्वेश्चन था ना बेटा, ये बहुत इट्स वेरी इररिलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम द BLIS स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। और आपने कहा सर मैं एमलिस कर रहा हूँ, और उसके बाद आपने गलत गया कि मैं DU से पढ़ा हूँ। ठीक है, Listen to me, I apologize. हाँ नहीं बेटा, मैं देखो मैं हर I'm just new trying to help my. Yes, you can try, you may try, but first you should understand what is going on. If you are not the library science student, you if you are not the library science student, you can't help your sister anymore. I think you can't do. लेकिन नीम हकीम खतरा है जान। ठीक है, किसी को हम मदद नहीं कर पाते बच्चे। ठीक है, तो मेरा कंसर्न सिर्फ ये था कि if you are the library science student, you will help very much to your sister. But अगर तुम उनको गलत एडवाइस करोगे, गलत सिखाओगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम उनको खुद देना है, आगे कम्पीट उन्हें खुद करना है, आगे एग्जाम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको खुद जाना है। मैं तो हर बच्चे की हर समस्या को यहाँ पे सुलझाता हूँ। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट हो या ना हो तब भी। ठीक है, तो लिटरेचर सर्वे बेटा आपने किया हुआ नहीं है, मैं इनको समझा दूंगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास लूंगा। ओके फाइन सर, आप कीजिए प्लीज। हाँ जी, kind of video and send us. क्या चीज? Please, it would be very kind of you. Make a video and send us. It will help us too much.
मैं से समझ गया ना, बस मैं तो ये जानना चाह रहा था कि मेरा डीयू का BLIS का स्टूडेंट कैसे नहीं जानता कि लिटरेचर सर्वे क्या होता है। दैट्स व्हाई आई एम, और उसके बाद में तुमने जो नाम बताया, यू आर नॉट इवन नो अबाउट एनी वन फैकल्टी नेम। Sir, I have a ओके, question, sir. एनीहाउ आई एम फॉरगेटिंग ऑल Sir, दिस थिंग। sir, आप भी diabetes. अब क्लास करने उनके साथ ज्वाइन करें, सीखें और दूसरों को सिखाएं। ओके Excuse me, sir. जी, Excuse me, sir. I have a question, sir. It will take 1 minute only. Sir, I'm जी। thinking to make synopsis on this impact of bill in library science. So, इसमें मुझे क्या-क्या लिखना पड़ेगा, सर? थोड़ा सा बता दीजिए बस। सबसे पहले आपको इसके ऊपर हाँ, सर। जो इम्पैक्ट ऑफ लाइब्रेरी बिल्स और इंफॉर्मेशन बिल्स ऑन लाइब्रेरी, जिसको आपको किसी भी इंटरनेट पे उस पर डाल के कुछ इसके ऊपर आर्टिकल, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको सर्वे करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। मतलब पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, फिर उसमें से जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उनको पढ़ना पड़ेगा। उनको पढ़ने के बाद आप उसमें से जो रेलेवेंट है, जो आप छाटेंगे कि ये आप कोट करेंगे, रेफरेंस देंगे, उनको पढ़ने के बाद फिर उसका लिटरेचर रिव्यू एक पैराग्राफ में लिखेंगे। सर, एक पैराग्राफ में उसका लिटरेचर रिव्यू लिखना है। हाँ, वो उसी को लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है, कि एक आर्टिकल जो आपने पढ़ा, उस आर्टिकल का जिस्ट क्या है, कि वो टॉपिक क्या था, किसमें पब्लिश हुआ, ठीक है, किस जर्नल में पब्लिश हुआ, वो कौन से ईयर में हुआ, किस ऑथर ने लिखा, उसके बाद में उन्होंने उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, उन्होंने डाटा कैसे, उनका स्कोप क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्लस उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, ठीक है। तो वो उसको लिटरेचर सर्वे कहते हैं। और उस लिटरेचर सर्वे को आपको कम से कम वो लिंकेज करता है। लिटरेचर सर्वे इज ओनली द लिंकेज योर स्टडी टू द प्रीवियस स्टडी, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी। कि तभी आपके वहां से सिग्निफिकेंस निकलती है कि यस, यू आर वर्किंग ऑन द टॉपिक दैट इज रियली इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट, जो ये आपका सब्जेक्ट कंटेंट है, ठीक है। हम इररेलेवेंट चीजें तो नहीं करते ना, तो लिंक जो वो उसकी लिंकेज करता है वो प्रीवियस स्टडीज को, उसको हम और जितने भी आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, आप देखेंगे वहां पे लिटरेचर सर्वे दिया गया होता है, उसके बगैर वो आगे बढ़ते ही नहीं है। तो स्पेशली जितने आर्टिकल्स हैं उनका लिटरेचर सर्वे पार्ट आप पढ़ के देखें, आपको समझ आ जाएगा कि क्या मकसद है इसका, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से करें, हो जाएगा वो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके okay, if there is no question, then I may leave, Nikhil and other persons. नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन अभी खास है नहीं। Anyhow, In case if अगर any होगा question, तो if any question arises, you may share on the WhatsApp group. Meanwhile, आखिर निखिल और 1 or 2 persons, ये आप लोग आपस में जिम्मेदारियां ले लें कि फिल्टर्ड करके मेरे पास इंफॉर्मेशन को भेज सके। कई बार मैं ओके ग्रुप सर, नहीं मैं भी कर देख दूंगा पाऊँ, वो। कोई बार नहीं भी देख पाऊँ, तो मुझे फिर एक फिल्टर करके इंफॉर्मेशन मेरे पास तक पहुंचा दें, ताकि मैं कई बार उसको पढ़ लूँ, ठीक है। ओके ओके देन, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। भाई जिसको भी छोड़ो यार, क्या बोलना अब। जैन सर, जैन, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। निखिल लौटे से बच के।
मिस्टर ताशी।